अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ैन फारूक का सलाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अराउंड द ग्लोब। आज का हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो दुनिया भर में घूमते फिरते रहे हैं और उनका टूरिज़्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज के हमारे गेस्ट का नेम है नदीम सरवर जंजवा। हम लोग उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये जर्नी का आगाज़ कब से किया और किन किन कंट्रीज़ में वो अभी तक सैर करके आए हैं और उनका वहाँ का टाइम पीरियड कैसा रहा सैर के दौरान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन आप खैरियत से हैं? जी सर, हम ठीक ठाक। सर आप मुझे ये बताएं कि आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है टूरिज़्म के साथ। आपने पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया आप घूम के आए हैं, कैसा लगता है आपको घूमना फिरना? मैं घूमना फिरना ये मेरा बचपन से एक शौक़ था और इस लिहाज से ये शौक़ था कि जैसे जब वसाइल इतने नहीं थे तो पाकिस्तान के अंदर सैर सपाटे का प्लान बनता था और जब गर्मी आती थी ना, जैसे आजकल का मौसम है, मौसम तब्दील होता था तो जिस्म टूटना शुरू हो जाता था कि अब इस दफ़ा कौन सी वादी की सैर की जाए और कहाँ की प्लानिंग की जाए। और दोस्तों के साथ प्लान करते थे और महदूद से ज़राए थे, फिर भी जो मुमकिन होता था वो कर लेते थे। सर आप माशाल्लाह मलेशिया गए, आपने ईरान का विज़िट किया, उसके बाद आप दुबई गए, वियतनाम आप गए। वियतनाम जो कि जनूब मशरकी एशिया में मौजूद है और आबादी के लिहाज से 15वें दुनिया के 15वें ममालिक में वो शामिल होता है। तो आप मुझे ये बताएं कैसा आपका सफ़र रहा वियतनाम? वियतनाम एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है। जब हम लोग यहाँ पे किसी से वियतनाम के बारे में बात करते हैं तो लोगों का कंसेप्ट ये होता है जी वहाँ तो जंग लगी हुई है। बिल्कुल। जबकि ये जंग 1970 में ख़त्म हो गई थी। जंग थी वहाँ पे लेकिन जंग ख़त्म हो गई थी। इसके बाद ज़हन ये हुआ कि जब हम लोग वियतनाम पहुँचे, सबसे पहला जो मरहला होता है किसी भी मुल्क में जाने का वो होता है उस कंट्री का वीज़ा लेने का। बिल्कुल। तो हमने ऑनलाइन वीज़ाज़ अप्लाई किए, वेरी इजी प्रोसेस, और वीज़ाज़ अप्रूवल होने के बाद दूसरा जो मरहला होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ एयरलाइंस, कि कौन सी एयरलाइन सेलेक्ट की जाए जो हमें बेहतर तरीके से किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। कि बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया, जैसे हमारे पाकिस्तान की पीआई की है, कतर की अपनी कतर एयरवेज है, तो वियतनाम के भी अपने कोई हैं? वियतनाम की एयरलाइन है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आती। हमें यहाँ से जो सबसे आसानी से हमें पहुँचा देती है वो थाई एयर है, थाईलैंड की एयरलाइन। लाहौर से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ बैंकॉक के लिए और बैंकॉक से छोटे से स्टॉप ओवर के बाद हमारा जो अगला जर्नी था वो हनोई का था, विच इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। जब वियतनाम पहुँचे हम लोग इमिग्रेशन वगैरह से क्लियर की और जब बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मैं किसी ख़ास बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए नेशन बात कर रहा हूँ कि वियतनामीज़ लोगों की चेहरों पे बहुत स्माइल होती है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। जब सफ़र शुरू हुआ और होटल की तरफ प्रोसीड किया तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि जंग तो सिर्फ़ एक भयानक ख्वाब है जो पता नहीं कब का गुजर चुका है। अब तो हरियाली है, खूबसूरती है, ज़िंदगी की रंगीनियाँ हैं और वियतनामी कौम एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। वियतनाम की मॉर्निंग कैसी है? वियतनाम में जो शहरों की बात है ना, शहर तो हर जगह एक जैसे होते हैं। किसी भी मुल्क की आपने खूबसूरती देखनी हो तो उसकी कंट्री साइड पे चले जाएं। मैंने बहुत एंजॉय किया वियतनाम के सनसेट को और सनराइज को। जब मैं वियतनाम में क्रूज़ पे ट्रेवल किया, एक नाइट क्रूज पे गुजारी हम लोगों ने और उसका वो बड़ा ही अमेजिंग सनसेट था। यानी आपके सामने सूरज खुला एक मंजर है और उसमें समंदर में जैसे सूरज गुरूब हो रहा है। और सुबह जब सनराइज था तो यही पोजीशन थी, एज अ ब्यूटीफुल सनसेट अ ब्यूटीफुल सनराइज। वहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एक ऐसी कौम जो जंग में तबाह हो गई थी, बिल्कुल तबाह हो गई थी, उस कौम ने खुशहाली ली, दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, खूबसूरत जगह डेवलप की और बेइंतहा तरक्की की। तो ये सब लोगों के मिक्स्ड कल्चर का नतीजा है, जॉइंट एफर्ट का नतीजा है। और वियतनाम के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा
मेज़बान हैं, मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम वहाँ की गाड़ियाँ देखते हैं तो लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो वियतनाम के अंदर ही बनती हैं, यानी मेड इन वियतनाम। तो कल्चर में लोग, एक चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकली फील की और मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटी छोटी हाइट के टेबल होते हैं जिस पे 2 लोग या 4 लोग बैठ जाते हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ चौकी होती है ना, लकड़ी की बनी हुई चौकी, ये शाम ढलते ही ये लोग इस तरह फुटपाथों पे, जिनको पंजाबी में लोग पीढ़ियाँ बूढ़े कहते हैं, तो ये लोग वहाँ पे स्ट्रीट्स में बैठ जाते हैं, फैमिलीज भी, दोस्त भी, और ये देर तक वहाँ पे लोकल मशरूबात और खाने को एंजॉय करते हैं और अपनी हर शाम को बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत बनाते हैं। नदीम सरवर, आप मुझे ये बताएं, आपकी वहाँ की कोई ऐसा वाकया, ऐसी याद है जिसको आप अभी भी याद करके बड़ा मुस्कुराते हो, खुश होते हो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन 1-2 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे एक निंग बिन प्रोविंस है जिसके अंदर मैनुअल बोटिंग होती है, यानी चप्पू चला के, और ख़वातीन बोट ऑपरेटर्स हैं और 4, 5, 6, 7 लोग उसमें बैठते हैं और वो कोई तकरीबन 2 घंटे का टूर होता है जिसमें मैनुअली बोट चलाती हैं ख़वातीन। अब उन लोगों को वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की तादाद अभी इतनी नहीं है, लोग जाते हैं बट इतने नहीं हैं। तो वो पाकिस्तानी लोगों को मोस्टली समझते हैं कि शायद हम इंडियन हैं। ऐसा क्यों है? एक तो हमारा और इंडिया की वजहकता एक जैसी है, दूसरा इंडिया से ट्रैफिक इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मुझे एक इंडियन साहब मिले, उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली से वियतनाम का रिटर्न एयर टिकट 20,000 इंडियन रुपीज़ है। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ से 3-3 लाख रुपए का रिटर्न एयर टिकट है। तो इंडियन की ट्रैवलिंग की वजह ये है कि वहाँ पे टिकटें बहुत सस्ती हैं किसी भी जगह पे। दूसरा, बड़ी आबादी का मुल्क है। अगर हम 5% पाकिस्तान का रेशो देखें तो और है, 5% इंडिया का देखें तो रेशो और है। तो उसमें जब मैंने बताता था ना कि नहीं, हम लोग इंडिया से नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तान में हैं, तो वो लोग बड़ा खुश होते थे इस चीज़ को कि जी पाकिस्तान से भी लोग आए हैं। तो उनकी तो हॉस्पिटैलिटी की बात है। दूसरा, मेरा जो यादगार तजर्बा था वो था क्रूज़ का। वेस्ट में क्रूजेस चलते हैं, उनकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। ये छोटे छोटे क्रूज़ हैं, 30-30, 35-35 रूम्स हैं इनमें, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। और वो क्रूज़ के अंदर आप रात गुजारते हैं और जो सी की फील होती है, बड़ा काम सी है उसमें। सी ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हर वक्त तूफ़ानी मूड में हो, या ऐसा नहीं है, बड़ा पुरसकून सा सी है। और उसमें जो जहाज़ है, जो आपका शिप है, वो रात को छोटे छोटे हचकोले खाता है। तो ऐसे लगता है, फिर मुझे एहसास हुआ कि बच्चे झूले में जल्दी क्यों सो जाते हैं क्योंकि हमें ये फील होता है कि हम लोग जैसे झूले में हैं। बड़ी कोशिश के बावजूद भी मैं 9-9:30 बजे रात को सो गया था और बड़ी पुरसकून नींद सोया था। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको दोबारा वहाँ जाने का मौका मिले? मैं 100 दफ़ा जाना चाहूँगा। खाने कैसे हैं वियतनाम के? उनके लोकल फूड की बात करें, आई ट्राइड दैट, लेकिन वो शायद हमारे टेस्ट से मैच नहीं करता। या हमें मिर्च मसाला ज़्यादा खाने की आदत होगी। हाँ, हमें वो मैच नहीं करता। बट उसको पूरा करने के लिए इंडियन फूड वाइडली अवेलेबल है, जो हलाल भी कंसिडर होता है। दालें, सब्जियां, चावल, सैलड वैलड, यानी हमारे जैसे मिलता है। तो मोस्टली मैंने इंडियन फूड खाया या फिर सी फूड। अच्छा, आपकी तरह अगर हमारे पाकिस्तानी भाई जाना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स अगर जाना चाहें वियतनाम, किन किन जगहों पे जाके उनको विजिट करना चाहिए? हमारा जो क्याम था वो था हनोई में, 4 नाइट की सारा टूर था हनोई में। इसके अलावा जो उनकी कंट्री साइड है, जो उनका बड़ा अच्छा माउंटेन एरिया है, वो है डिनोंग। हनोई से डिनोंग 1 घंटे की ट्रैवलिंग है बाय एयर। ऐसा, बट एयर टिकट्स लोकली बहुत सस्ते हैं। जैसे यहाँ से कराची आना जाना करें तो तकरीबन 45 से 50 हज़ार का लाहौर से कराची आना जाना है, जबकि वहाँ पे जो टिकट है वो शायद $80 का रिटर्न टिकट या $90 का। $100 भी करें तो वो 30,000 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। एयर
ट्रैवलिंग इज़ वेरी चीप। इसके बाद होचिमिन सिटी है जो उनका कैपिटल सिटी है। होचिमिन सिटी, बट होचिमिन सिटी में टूरिज्म इतनी नहीं है, वो कमर्शियल सिटी ज़्यादा है। सिर्फ मीकांग रिवर का डेल्टा है जिसमें लोग बोटिंग करते हैं और आ जाते हैं, बट मीकांग रिवर की एक तारीखी अहमियत अपनी जगह पे है। जब इनकी वार चल रही थी तो जो गुरिल्लास थे वियतनाम के, आप यकीन मानो जैन कि बड़े स्लिम से लोग होते हैं और उन्हें ज़मीन के अंदर ऐसी सुरंगें खोदी हुई थी जो मैं देख के आया हूँ कि जब वो अटैक करते थे तो उन सुरंगों में घुस जाते थे, और वो कई तो उसमें गारें इतनी बड़ी बड़ी हैं, मेरा वहाँ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बट मेरे लोकल मेज़बान बता रहे थे इतनी बड़ी बड़ी गारें हैं कि उनके अंदर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, जिन गारों में वियतकॉन्ग यानी वियतनामी गुरिल्ला रहते थे। अगर इन्होंने जंग जीती तो जज्बे के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, फिर मैंने वो भी जगह देखी, मतलब एक यूनिक चीज़ है ये उनकी, खूबसूरत। और मैंने वो जगह भी देखी जहाँ पे एक म्यूजियम है आजकल वियतनाम का, कि इनकी जंग के दिनों की यादगारें, किस तरह इनकी इन्हीं के लोगों को इन्हीं के कंट्री में कैद कर दिया जाता था और वो किस तरह उनके हाथ पांव बांध दिए जाते थे। अब उन्होंने स्टैचूज वगैरह बना के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अच्छा, एक अमेजिंग चीज़ शॉपिंग लवर्स के लिए, वियतनाम एज वेरी इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन फॉर द शॉपिंग। बहुत सारी चीज़ें वियतनाम बना रहा है, जिसमें से वियतनाम के ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ब्रांडेड। इसके अलावा वियतनाम के ट्रैवल बैग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और मैंने जहाँ जहाँ टूरिस्ट देखे, ट्रैवल बैग्स की शॉप्स पे मैंने रश देखा, मैं खुद भी खरीद के लाया था। तो ये एक बड़ा ही अच्छा, आपने अभी ये शॉपिंग का एक वो छेड़ ही लिया पॉइंट। तो जैसे हमारे पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल, हमारा यहाँ का है शलवार कमीज़ कुर्ता पजामे लोग पहनते हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? ट्रेडिशनल ड्रेस आजकल की जनरेशन का तो कोई ऐसा नहीं है, वही शॉर्ट्स और टी शर्ट्स, क्योंकि मौसम वहाँ पे ऑलमोस्ट राउंड द ईयर एक जैसा रहता है। ट्रॉपिकल वेदर है, सर्दी नहीं होती, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना होता है, तो मोस्टली हैट उनके ट्रेडिशनल्स मौजूद हैं जो वो पहनते हैं। लाइक वो गोल सी हैट जो पहनते हैं, तो उसकी वो ट्रेडिशनल हैट्स जो होते हैं वो आपको मतलब उससे पता चल जाता है कि ये जो है ये इसी तरह बेसिकली वो हैट मैंने खुद भी यूज़ किया, बड़ा ट्रेडिशनल इस हवाले से है कि जब वो वियतनाम के किसान यूज़ करते हैं मोस्टली इसको। और तो वहाँ पे खेत भी हैं, खेत हैं, अब किसान यूज़ करते हैं इसलिए कि जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं तो वो हैट इनको पसीने, और कभी बारिश हो तो बारिशें बहुत होती हैं, बारिश और सनलाइट से बचाता है। दैट इज़ लाइक अ टूब कि जिसके ऊपर से बारिश की कतरे गिर जाते हैं, और ये जो गोल सा हैट होता है ये आगे आके आपकी सनलाइट की तरह कवर करता है, सनलाइट को रोक देता है। नाइस। अच्छा, उसके अलावा आपने वहाँ पे और लाइक हमारे जैसे यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों को आपको देख के अजीब फील हुआ कि हमारी हाइट ज़्यादा है या फिर बराबर की? नहीं, वहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं है, हाइट हम लोगों से कम है। चाइनीज़ स्ट्रक्चर के लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं किसी ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ के लोगों की हाइट छोटी है, तो वो बड़ा खुश होकर देखते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी हाइट के लोग भी हैं। नहीं, इनकी हाइट मोस्टली हम जैसी है या हमसे कम है। दे आर स्लिम पीपल विद लो हाइट्स, क्योंकि चाइनीज़ ब्रीड है बेसिकली, वही रीजन आता है। चाइना के साथ ये साथ लगता है थाईलैंड के, और इस साइड पे लाओस लगता है, तो ये रीजन सारा जो है ना ये वही है। अच्छा नदीम सर, मुझे ना बड़ी देर से ना एक बात मेरे माइंड में आई थी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई आउट ऑफ कंट्री के लोग आते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के लिए रोड्स बंद कर दी जाती हैं, क्या वियतनाम में भी आपने ऐसी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। उनकी ट्रैवलिंग, उनके VIPs की भी ट्रैवलिंग जो है ना ओपन फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, बल्कि एक दो VIP मूवमेंट भी हुई, तो वो उसमें कोई 100 गाड़ियों का कारवां नहीं होता, उसमें एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पीछे वो गाड़ी, और उससे भी ज़्यादा अगर करना हो तो मोटर बाइकर्स हैं जो लीड करते हैं, स्कॉट करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है प्रोटोकॉल जैसे अगर रोड्स बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, वियतनामियों की सबसे खूबसूरत सवारी मोटर बाइक है, और हम लोग बुलेट भी कहते हैं। नहीं, आम बाइक, मुख्तलिफ यहाँ की होंडा हो गई, यस बाइक है,
और वेरी कम खवातीन, स्कूटी है जैसे हमारी, खवातीन, बच्चे सब चलाते हैं। और रोड्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा बाइक नजर आएगी, दूसरी ट्रांसपोर्ट कम नजर आएगी। जैसे हमारे यहाँ के ऑटो होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे कुछ? हाँ जी, हैं, ऑटो हैं। जिस तरह हमारे यहाँ उबर क्रीम और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी हैं। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बसें हैं, टूरिस्ट बसें हैं, बहुत लग्जरियस हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात चली तो एक बड़ी फेमस वहाँ पे जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसको कहते हैं ट्रेन स्ट्रीट। ट्रेन स्ट्रीट क्या है कि वो आम बाज़ार है, ये वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ऊपर से इस तरह दुकानों के शेड जिस तरह बाहर खुले थे लगे हुए हैं। तो जब ट्रेन का टाइम आता है तो वो जो सनशेड होते हैं वो सारे उठा लेते हैं और दरमियान में से ट्रेन गुजर जाती है, फिर वो नीचे कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह की ना हमने बड़ी रील्स वगैरह टिकटॉक और यूट्यूब पे हम लोग देखते आए हैं कि मतलब मुझे पता नहीं था कि ये वियतनाम का, मतलब आपके साथ बात करके ऐसे ही फील होता है जैसे हम बिल्कुल वियतनाम में घूम रहे हैं। तो अब जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहिए? मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि थोड़े पैसे बचाएं, उनको जमा करें और साल में एक दफ़ा कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएं। आप पाकिस्तान में जा सकते हैं तो पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरती है, और दुनिया तो वैसे ही एक किताब है जिसके हर पेज का रंग मुख्तलिफ है। तो जहां आप जाना चाहें आप जाएं। फैमिली के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जाएं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। आप यकीन मानिए, आप जब वापस आएंगे तो पूरे साल की एनर्जी आपके अंदर रिस्टोर हो चुकी होगी। आई होप व्यूवर्स आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोग बहुत जल्दी दोबारा से आपकी खिदमत में नदीम सरवर को ज़रूर पेश करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी का एक और यादगार सफ़र हमारे साथ शेयर करें। आप लोग इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिए। जाते जाते बेल आइकन के बटन को भी दबाते चलिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मुझे और नदीम सरवर साहब को दे इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।